हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस पॉडकास्ट में कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से याद करने चाहिए एग्जाम में, उसकी चर्चा करेंगे और उसे याद करेंगे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। कैपिटल गेन इसमें हमारे पास सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन होता है 45। अब 45 के बहुत सारे सब सेक्शन हैं, क्या वो सारे याद करने चाहिए? पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 45(1) है, 45(1)A है, 45(2) है, 45(2)A है, 45(3) है, 45(4), 45(5), 45(5)A, इतने सब सेक्शन है। इसमें एक और मैंने मिस कर दिया, 45(1)B। अब इसमें हमें एग्जाम के लिए लर्न कौन सा करना है सेक्शन, उसकी चर्चा करें। एग्जाम के लिए हमें लर्न करना चाहिए 45(1)A, 45(2), 45(5), ये लर्न करना जरूरी है। एक एक करके मैं याद करवाता हूं आपको। सबसे पहले 45(1)A, इंश्योरेंस कंपनसेशन। अगर आपको मिलता है कैपिटल एसेट के डिस्ट्रक्शन पे जो स्पेसिफाइड केसेस में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो सेक्शन 45(1)A अप्लाई होता है और कैपिटल गेन निकाला जाता है। यहां पर आपको मैं याद दिला दूं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग, यहां मैं आपको याद दिलाऊं, पीरियड ऑफ होल्डिंग ली जाती है टिल द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन ये टैक्सेबल होता है उस वर्ष में जो वर्ष इंश्योरेंस कंपनसेशन का रिसीट ईयर है। अगर असेसमेंट ईयर एग्जाम में लिखना होगा तो इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड का नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर माना जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड अगर कोई सेक्शन और लर्न करना चाहते हैं आप, तो 45(2) लर्न कर लीजिएगा। 45(2) कहता है अगर कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्जन पर हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। कन्वर्जन की मार्केट वैल्यू, उस कैपिटल एसेट की मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन सेल कंसीडरेशन ली जाती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कन्वर्जन की डेट तक लेते हैं और टैक्सेबल करते हैं उस ईयर में जिस ईयर स्टॉक इन ट्रेड बिकता है। अगर स्टॉक इन ट्रेड टुकड़ों में बिकता है तो टैक्सेबल भी हमें प्रोपोर्शनेटली टुकड़ों में करना पड़ेगा। यह भी याद रखना जरूरी है कि जब जब कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा तब तब उसके साथ पीजीबीपी इनकम भी निकाली जाएगी। स्टॉक जितने में बिका माइनस स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू थी कन्वर्जन की डेट पर, वो पीजीबीपी इनकम निकाली जाएगी अलॉन्ग विद कैपिटल गेन। ये दोनों इनकम आपको जोड़नी होगी। ओके, इसके बाद 45(5) आपको लर्न करना चाहिए। 45(5) कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। वहां पर हम पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं टिल द कंपल्सरी एक्विजिशन डेट, कंपनसेशन को सेल कंसिडरेशन लेते हैं और कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। लेकिन टैक्सेबल कब होता है? टैक्सेबल होता है उस ईयर में जिस ईयर इंश्योरेंस का पहला कंपनसेशन का पहला हिस्सा मिलता है। कंपल्सरी एक्विजिशन में जो कंपल्सरी एक्विजिशन के कंपनसेशन में जो पहला हिस्सा जब मिलता है कंपनसेशन रिसीव का, उस ईयर टैक्सेबल होता है। क्या यहाँ पर एडिशनल इनहैंस कंपनसेशन का भी कंसेप्ट है? यस। इनहैंस कंपनसेशन अगर मिला तो क्या करेंगे? जितना इनहैंस कंपनसेशन डिसाइड होता है वो सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप ऑलरेडी घटा चुके होते हो, लिटिगेशन चार्जेस को कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर में यूज कर सकते हो। इनहैंस कंपनसेशन के कैपिटल गेन का नेचर ओरिजिनल कंपनसेशन वाला होता है और ये टैक्सेबल कब होता है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। पहला पॉइंट ये है कि जो इनहैंस कंपनसेशन अगर किसी इंटरिम ऑर्डर के अंतर्गत मिला तो वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल ना होके जो फाइनल ऑर्डर आया है कोर्ट का उस ईयर में टैक्सेबल होता है। असेसमेंट ईयर उसका अगला हो जाएगा। और अगर इनहैंस कंपनसेशन फाइनल ऑर्डर के अंतर्गत मिला, इंटरिम ऑर्डर नहीं, तो फिर जब वो मिलेगा, जब एक्चुअल में रिसीव्ड होगा, उस ईयर की इनकम बनेगी, नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर माना जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 45 में 3 सेक्शन जो एग्जाम में लर्न करने। मैं बार बार कह रहा हूं कि लर्न करना एक और बात है और आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन करना दूसरी बात। पूरे चैप्टर के प्रोविजंस का रिवीजन तो करें, ये ना समझे कि सिर्फ इतना ही आएगा, लेकिन जो
सेक्शन कोट करने की बात है वो ये 3 सेक्शन आप एग्जाम में कोट करेंगे 45 वाला। अब यहां पर आपको मैं बता दूं 46 जो आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा कैपिटल गेन में, क्योंकि मैंने इसे कराया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब मैं डिविडेंड करा रहा था वहां मैंने कराया है सेक्शन 46। तो 46 सेक्शन आपको लर्न करना है, 46(1), 46(2). अगर एग्जाम में आता है तो ये सेक्शन आपको कोट करना चाहिए, 46 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। याद दिलाता हूं मैं, डिविडेंड में डीम्ड डिविडेंड का एक सेक्शन था 222C, 222C। यहां पर बताया जाता था कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो लिक्विडेशन में जो शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं, एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो टोटल पैसा और एसेट, जो भी एसेट है, जो मनी है, वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कंपनी के पास है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, समझ तो चुके होंगे आप, रिवीजन करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप शेयर होल्डर हो, आपने 1000 शेयर 20 रुपए के रेट से खरीदे थे कई साल पहले। आज वो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो आपने खरीदे थे 20,000 रुपए लगा के, पैसे 20,000 रुपए लगाए थे। अब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, आपका कंपनी में 5% वोटिंग पावर है। 5% तो ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 1000 शेयर में 5% कैसे होगा। चलिए काम करते हैं, हम कहते हैं 1 लाख शेयर खरीदे थे। अब तो ठीक है, 1 लाख शेयर कंपनी के खरीदे थे 20 रुपए के रेट से। तो बताइए आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 20 लाख। अब कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और हम मानकर चलते हैं कि 5% आपका वोटिंग पावर है, 5% आपके पास होल्डिंग है शेयर। कंपनी ने सबको बांटा, सबको मनी दिए, एसेट्स दिए, आपको भी एसेट और मनी दिया गया। मान लेते हैं कि आपको 6 लाख रुपए कैश दिए गए, मनी मतलब बैंक मोड में 6 लाख रुपए दिए गए, और कुछ एसेट्स दिए गए जिसकी मार्केट वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 40 लाख है। 40 लाख मार्केट वैल्यू है और 6 लाख की कैश आपको मनी पकड़ाएगी। तो टोटल आपने रिसीव किया 46 लाख। अब 46 लाख जो आपको लिक्विडेशन पर मिला, याद करिए 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था आपका, 46 लाख रुपए मिलता है। अब यहां पर ये डिस्कस करना है कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है। आपकी शेयर होल्डिंग है 5%। अज्यूम करते हैं कि कंपनी के पास 3 करोड़ 20 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है लिक्विडेशन के समय। तो 3 करोड़ 20 लाख पर आपका परसेंटेज कितना बनता है? 16 लाख। 3 करोड़ 20 लाख कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है लिक्विडेशन के समय, तो आपके हिस्से का प्रॉफिट बनता है 16 लाख। तो आपने जो 46 लाख रिसीव किया मनी और एसेट्स की मार्केट वैल्यू, उसमें 16 लाख बन जाता है डीम डिविडेंड 222C में, जो आपके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। और जो बच गया 40 लाख, वो आपके लिए बनता है सेल कंसिडरेशन। वो आपके लिए बनता है सेल कंसिडरेशन। उसके लिए सेक्शन है 46 सबसेक्शन 2। 46 सबसेक्शन 2 बताता है हमें कि सेल कंसिडरेशन हम क्या लेंगे लिक्विडेशन में शेयर होल्डर के हाथ में। और आंसर क्या है? व्हाट यू गेट माइनस डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। अच्छा सर, 46(1) क्या बताता है? ये बताता है कि लिक्विडेशन में अगर कंपनी ने कैपिटल एसेट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहां हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, उस पर कैपिटल गेन शेयर कंपनी के हाथ में नहीं निकालेंगे। यानी कंपनी ने जो एसेट ट्रांसफर किया तो कैपिटल गेन कंपनी का निकलना चाहिए, कंपनी के हाथ में हम कैपिटल गेन वर्कआउट नहीं करेंगे। सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ये हमें बताता है। अब बारी आती है इसके नेक्स्ट सेक्शन 47 की। देखिए मैं सीक्वेंस इसलिए ले रहा हूं, पढ़ा तो आपने दूसरे तरीके से है, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कई पार्ट पढ़े हैं, सेल कंसिडरेशन को सीक्वेंसली पढ़ा है। यहां पर मैं ये सेक्शन इसलिए यहां पर आपको सेक्शन वाइज लेकर चल रहा हूं ताकि एग्जाम से पहले आपको ये सारे सीक्वेंस याद रह सके। यही तरीका है याद करने का। आपको सीक्वेंस में अगर याद कराना है तो यही एक तरीका होता है जिसमें सीक्वेंसली आप सेक्शन लर्न कर पाते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी बारी आती है सेक्शन 47। 47 आप जानते हैं कि 47 कहता है कि हम
कुछ ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे और उसके ऊपर कैपिटल गेन वर्कआउट नहीं किया जाएगा। कौन कौन से ट्रांजैक्शन है वो तो बहुत सारे हैं, आपको याद कौन से करते चलिए तो तैयार हो जाइए, मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए 47 में आपको पहले तो लर्न करना है क्लॉज 1, 47 में फिर लर्न करना है आपको क्लॉज 3। ये दो क्लॉज तो आंसर में कोटेशन के काम आता है, इसलिए आप ये दो जरूर लर्न करके चलिए, आंसर के कोटेशन में काम आता है। इसके बाद अगर हम लर्न करें कोई क्लॉज इसके अंदर, तो हमें लर्न करना चाहिए इसके बाद सेक्शन नया है और इंपॉर्टेंट है 47(7)(d। मैं सबको याद करा दूंगा एक एक करके सीक्वेंसली, और इसके बाद आपको लर्न करना है 47(10), 10 नहीं 9, 47(9), फिर 47(10) भी याद करना, 47(10), 47(10)(a) और 47(10)(b), ये तीन एक साथ आप लर्न करेंगे। एग्जाम में अगर आपको कोटेशन देना हो तो मैं तीनों के बारे में बता दूंगा कि ये तीनों क्या क्या है। इसके अलावा 47 में आप कोई भी क्लॉजेस याद ना करें। देखिए प्रोविजन तो लर्न करें, सेक्शन कोटेशन की बात कर रहा हूं, बार बार इसलिए क्लियर करना पड़ता है कि बच्चे इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में कहीं ये ना ले लें कि बस इतना ही पढ़ के जाना एग्जाम में, इसलिए मुझे बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है। देखिए 47(1) याद दिलाता हूं, ये कहता है कि अगर किसी कैपिटल एसेट को एचयूएफ अपने पार्टीशन में, चाहे फुल्ली पार्टीशन हो पार्टली पार्टीशन हो, एचयूएफ अपने पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है मेंबर के बीच, तो उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा। 47(3) कहता है गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ तो उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे और कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा। याद रखिएगा 47 क्लॉज 3 में चाहे आप रिश्तेदार को ट्रांसफर करें, किसी और को गिफ्ट दें, फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन का सिचुएशन है जिसने ट्रांसफर किया। इसका एक एक्सेप्शन है, बट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है वो एक्सेप्शन, जिसमें ईसॉप के शेयर अगर गिफ्ट करे तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। एग्जाम ओरिएंटेड बस आपको यही याद रखना। इसके बाद आते हैं 47(7)(d) जो बहुत एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, बहुत एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर 2 या 3 नंबर की थ्योरी आ जाए, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेट हल्का सा कैलकुलेशन पूछा जा सकता है क्या, मैं याद दिला देता हूं। यहां पर आपको याद होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट फिजिकल गोल्ड के बदले लेते हैं या फिजिकल गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बदले लेते हैं, तो ये जो एक्सचेंज है वॉल्ट मैनेजर के थ्रू, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता और कैपिटल गेन नहीं निकाला जाता। याद रखिएगा 47 के सभी जगहों पर जब आगे कैपिटल गेन निकलता है तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की लेते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से लेते हैं, ये तो हर जगह अप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट इन वन केस। बताऊंगा कौन सा केस, नहीं वन केस भी नहीं, सब जगह अप्लीकेबल होता है, माफ कीजिएगा सभी जगह होता है, वन केस आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है। चलिए 47 क्लॉज 1 हो गया, 47 क्लॉज 3 हो गया, 47(7)(d) जो इंपॉर्टेंट था एक बार फिर बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बदले आप अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं या फिजिकल गोल्ड के बदले इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लेते हैं वॉल्ट मैनेजर से, तो ये ट्रांसफर नहीं है, इसे कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। जब फ्यूचर में आप जो चीज आपने लिया है वो बेचोगे तो कॉस्ट पुरानी वाली ली जाएगी, ये तो फैक्ट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुराने से लिया जाएगा, ये भी फैक्ट है। इसके बाद आप याद करिएगा 47(9) जिसमें ये पॉसिबल है कि एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट ये हम ट्रांसफर करते हैं तो कहां पर ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन माफ है, और ये ट्रांसफर किया जाता है नोटिफाइड म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी और नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन जो सरकार बनाती है, उनको ट्रांसफर करने पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उनको बेचा गया तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार ही देखकर जाना चाहिए, आ सकता है 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वहां कोटेशन की जरूरत पड़ेगी। 47 क्लॉज 10 अगर आप डिबेंचर बॉन्ड को डिबेंचर बॉन्ड इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन। 47(10)(a) 10A कौन सा 10 है, ये कौन सा 10 है, ये सारे रोमन है,
47 में जितने क्लॉज हैं 1 रोमन है, 3 रोमन है, 7D 7 रोमन है, D स्मॉल है, और इसी तरीके से 4710 यानी रोमन X जिसको आप X कह लेते हो। 4710 कहता है कि अगर आप डिबेंचर बॉन्ड को कन्वर्ट करते हो न्यू डिबेंचर बॉन्ड या शेयर में तो ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। 4710 ये कहता है अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड को नए डिबेंचर बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो तो ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है। और 4710B कहता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पुराना लिया जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुराने से लिया जाएगा। ये था आपका सेक्शन 47। 48 को एग्जाम में याद करने की जरूरत ज्यादा तो नहीं पड़ती, क्योंकि ये है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो कंप्यूट कैसे करें कैपिटल गेन, इसको एग्जाम में सेक्शन को कोट करना बड़ा रेयर है, कहीं जरूरत पड़े तो पड़े, नहीं तो नहीं पड़ेगा, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट 49(1) और 49(4) जरूर से लर्न करना है। याद दिलाता हूं आपको, 49(1) जहां पर आपको गिफ्ट मिला और आपकी पिटाई नहीं हुई, मतलब अदर सोर्सेज में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं हुआ, तो कॉस्ट पुरानी ओनर की लेते हैं 49(1) में। और जब पिटाई हो जाती है अदर सोर्सेज में 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाता है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में, तो फिर आपको कॉस्ट पुराने ओनर से नहीं बल्कि गिफ्ट के दिन जितने रुपए से आप पिटे उतना रुपया आपके लिए कॉस्ट बन जाएगा सेक्शन 49 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो इसलिए सेक्शन 49 के 2 सब सेक्शन बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा। इससे ज्यादा लर्न हो जाए तो क्या कहने, लेकिन ये 2 तो जरूर लर्न होना चाहिए। गुड। इसके बाद सर क्या क्या याद रखना है इस चैप्टर में? 50 सबसेक्शन 1, 50 सबसेक्शन 2, 50 कैपिटल ए, 50 कैपिटल बी, 50 कैपिटल सी, 50 कैपिटल सी ए, 50 कैपिटल डी, और इधर 50 डबल ए भी याद रखना है। इसका मतलब 50 की पूरी सीरीज रटनी है क्या सर? बिल्कुल याद दिलाता हूं ना, मैं कराने वाले बैठे तो हूं, आपको चिंता ही नहीं करनी, मैं हूं, आपको याद दिलाऊंगा सारी चीजें, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि 50 को नहीं छोड़ेंगे हम। हालांकि हमें मालूम है इसके कुछ सेक्शन यहां पर पीजीबीपी में कनेक्टेड है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन के कनेक्टेड सारे सेक्शन हम यही लिखेंगे और यही याद करेंगे कौन कौन से याद करते हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर जब आप कैपिटल गेन निकालते हो तो 50 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 लगता है, और ये कोटेशन एग्जाम में जरूरी है। आप अगर पूरे ब्लॉक को एम्प्टी कर दो तो 50 2 लगा देना, अगर पूरा ब्लॉक एम्प्टी नहीं है लेकिन जो चीज बिकी उसकी सेल कंसीडरेशन, बाकी ओपनिंग WDV, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स और कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर के ज्यादा जा रहा है तो 50 1 लगा देना। जब आप लगाओगे तो लिखोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे STCG अंडर सेक्शन 50(1) या 50(2), भूल गए तो 50 लिखकर चलाना, कोई बात नहीं। 50 कैपिटल ए क्या है? अगर SLM पे क्वेश्चन आया और SLM में आपने कॉस्ट के बियॉन्ड बेचा तो 50 कैपिटल ए में कैपिटल गेन आता है, हालांकि वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, कॉस्ट वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लेकिन 50 ए आपको लर्न करना पड़ेगा। 50 कैपिटल ए, 50 कैपिटल ए। सर 50 कैपिटल डबल ए क्या है? ये याद नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर जब भी बेचते हैं ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, तो 50 डबल एक स्पेशल कैपिटल गेन कंप्यूटेशन है। जब आप स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बेचोगे या मार्केट लिंक डिबेंचर बेचोगे, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होता है? ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पर 35% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं होता, वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होता है। और सर मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होता है? मार्केट लिंक डिबेंचर वो होता है जिसका ब्याज फिक्स नहीं फ्लोटिंग होता है, और वो फ्लोटिंग होता है किसी मार्केट इंडेक्स के हिसाब से, चाहे वो सेंसेक्स हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी फार्मा हो सकता है, निफ्टी इंफ्रा हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल फ्लोटिंग होता है।
जब ये मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड आप बेचोगे तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा। ये सेक्शन 50 कैपिटल डबल ए बोलता है। और कैपिटल गेन निकलता कैसे है भाई? जब शॉर्ट टर्म ही आ रहा है तो सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, बात खत्म हो गई, आ गया कैपिटल गेन। 50 बी क्या है सर? कैपिटल बी, ये तो आप याद होगा आपको, 50 कैपिटल बी है। स्लम सेल का कैपिटल गेन कैसे निकलता है? जितना पैसा मिला वो बन जाता है सेल कंसिडरेशन, माइनस करते हैं हम नेटवर्थ, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, आ जाता है कैपिटल गेन। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? जो अंडरटेकिंग आपने बेची उसके एसेट की टोटल वैल्यू माइनस लायबिलिटी। एसेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब आप डेप्रिशिएबल एसेट बेच रहे हो तो डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स लोगे, अगर नॉन डेप्रिशिएबल बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट या बुक वैल्यू लोगे। याद रहे, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे जमीन है, ज्वेलरी है, इन सब की कॉस्ट लेते हैं, रिवैल्यूएशन वगैरह इफेक्ट नलीफाई करते हैं। जब भी हम नेटवर्थ निकालेंगे तो कोई भी एसेट्स अगर रिवैल्यूड हुआ है तो उस फिगर को नलीफाई करेंगे, इफेक्ट को हटाएंगे, रिवैल्यूएशन को इग्नोर करके आंसर करना है। अच्छा, सेल कंसिडरेशन क्या लेते हैं? सेल कंसिडरेशन में यहां आपको याद आता होगा कि दो चीजों में से हायर लेते हैं। पहली चीज क्या है? एफएमबी 1, दूसरी चीज क्या है? एफएमबी 2। एफएमबी 1 का मतलब होता है जितने में वो अंडरटेकिंग बिकनी चाहिए थी, और एफएमबी 2 का मतलब होता है जितने में आपने बेचा। तो जितने में आपने बेचा क्वेश्चन में दिया होता है, जितने में बिकनी चाहिए थी वो भी क्वेश्चन में दिया होता है, आपके इंटरमीडिएट के लेवल पे तो दिया होता है। विच एवर इज हायर उठाना है वो बन जाता है सेल कंसिडरेशन। नेटवर्थ घटाइए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर घटाइए, कैपिटल गेन आ गया। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कैसे डिसाइड करते हैं? यहां पर हम डिसाइड करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग से, और पीरियड ऑफ होल्डिंग लेते हैं अंडरटेकिंग की पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो जो अंडरटेकिंग स्टैब्लिश हुआ उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग से हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। ये था हमारा 50 बी। 50 सी क्या था? 50 सी था जब लैंड बिल्डिंग आप बेचते हो फॉर कंसिडरेशन बिलो एसडीवी, और 110% वाला गेम भी खेलते हो। याद है 110% वाला गेम क्या है? बताइए। आपने बेचा है 70 लाख का, अब 70 लाख का 10% होता है 7 लाख। 77 लाख से ज्यादा अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे, नहीं तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पे ही कैपिटल गेन वर्कआउट होगा। सेक्शन 50 सी कहता है लैंड बिल्डिंग अगर ट्रांसफर किया बिलो एसडीवी, लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया बिलो एसडीवी एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 80 लाख है, 10% निकाल लीजिए, 8 लाख। 88 लाख से अगर ज्यादा एसडीवी है तो एसडीवी लीजिए, नहीं तो 80 लाख जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वही लीजिए। यहां पर सर वैल्यूएशन ऑफिसर की भी बात थी, बिल्कुल। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर किया गया तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो डिसाइड करेगा वो, और एसडीवी विचएवर इज लोअर ही आपका सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। इस पर हमने क्वेश्चन किया था, प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अगला आपको याद करना है 50 सीए। अगर अनकोटेड शेयर, याद रखिएगा, अनकोटेड 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 क्या होता है सर? अनकोटेड मतलब वो होता है जो लिस्टेड नहीं है, और जो लिस्टेड तो है बट रेगुलरली ट्रेड नहीं होता। अनकोटेड शेयर अगर मार्केट वैल्यू से बिलो बेचा गया तो सेल कंसिडरेशन कैपिटल गेन निकालने के लिए मार्केट वैल्यू लेंगे, ये कहता है सेक्शन 50 सीए। और सर 50 डी क्या कहता है? जब आपका सेल कंसिडरेशन इनडिटर्मिनेट हो जाए। याद करिए जब हमने एक्सचेंज में करा था और मैंने आपको जमीन बेची और आपसे मैंने फ्यूचर के कोई चीज ले ली, फ्यूचर का कोई सर्विस ले लिया जो कि तय नहीं हो सकता कि कितने का होगा, तो ऐसे में जो चीज बेची गई वही उसी की मार्केट वैल्यू ली जाती है सेल कंसिडरेशन। व्हाट यू सेल, व्हाट यू ट्रांसफर की मार्केट वैल्यू विल बी द सेल कंसिडरेशन, ये कहता है 50 डी। अच्छा सर 50 हो गया, अगला सेक्शन कौन सा याद करें सर? 51। 51 तो याद करना बनता है, क्यों सर? भाई 51 क्या कहता है? याद कीजिए, 51 कहता है कि अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट किया है 1 अप्रैल 2014 से पहले, तो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय एसएसई शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपको 51 याद हो गया तो यहीं पर अगर अगर आपका मन करे तो 56(2)(9) भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है दोनों। अगर आप एडवांस मनी 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद फॉरफिट करते हो
तो जिस ईयर में फॉरफिट करोगे उस ईयर की अदर सोर्सेज इनकम बना दी जाती है। ठीक है जी। इसके बाद 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 54 हाँ, 54 हाँ, 54 हाँ। 54 में देखिए आप हो सके तो 54, 54 बी, 54 ईसी, 54 एफ याद कर लें। ये चार तो जरूर रट लें। बताइए, अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदा तो 50 लगाइए, 54 लगाइएगा, 54 लगाइएगा। बताइए, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदा 54 बी लगाइएगा। अगर मैंने लैंड बिल्डिंग, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, अगर मैंने लैंड बिल्डिंग चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, या सिर्फ लैंड या सिर्फ बिल्डिंग, फर्क नहीं पड़ता, अगर रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने वो बेचा और साथ में एक्वायर क्या किया, बताइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड, रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड, अगर मैंने ये बॉन्ड्स खरीदे, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, कौन कौन से बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनके बॉन्ड खरीदे, बेचा क्या, लैंड बिल्डिंग या बोथ, कमर्शियल रेजिडेंशियल कैसा भी, तो उसमें हम 54 ईसी अप्लाई करते हैं और 54 एफ अप्लाई करते हैं जब हम कोई भी कैपिटल एसेट बेच दें रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर और खरीदे रेजिडेंशियल हाउस। देखिए, इस सेक्शन के डिटेल में डिस्कशन तो आपने रटा ही होगा, नहीं रटा तो उसको रिवीजन की मेरी वीडियो है उसको देखिए और रिवीजन के वीडियो को लर्न कीजिए, उस वीडियो से लर्न कीजिए प्रोविजन। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन है कि कौन से सेक्शन एग्जाम में आप कोट करने के लिए रट के जाएं। हर चैप्टर में मैं थोड़ा सा चाहता हूं आपको थोड़ा कम कर दूं, चीजों को समराइज कर दूं, थोड़ा कम कर दूं। ठीक है, अब आप 55 में सिर्फ एक रट के जाइएगा, 55 टू एसी, ये रट के जाइएगा, 55 में सिर्फ रट के जाइएगा, 55 टू एसी, बस हमारा कैपिटल गेन समाप्त हो गया। 55 टू एसी क्या था मैं याद दिला देता हूं। अगर मैंने इक्विटी शेयर खरीदे हैं 31 जनवरी 2018 से पहले, याद आ गया होगा आपको, अगर मैंने खरीदे हैं इक्विटी शेयर 31 जनवरी, ये डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 31 जनवरी 31 जनवरी 2018 से पहले, 31 जनवरी 2018 को भी खरीदे तो चलेगा, तो आप ऐसा बोलो 1 फरवरी 2018 से पहले अगर मैंने खरीदे हैं और मैं आज उसे बेच रहा हूं, आज की डेट में उसे बेच रहा हूं, तो मुझे मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी 18 की है और जितने में बेच रहा हूं विच एवर इज लोअर और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, मुझे सेल कंसिडरेशन, मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने मिलेगा। दोबारा समझते हैं, मैंने 1 फरवरी 18 से पहले इक्विटी खरीदे थे कितने में, 50 रुपए। 31 जनवरी 18 को उसकी मार्केट वैल्यू 90 रुपए। अब मैं आज उसे कितने में बेच रहा हूं वो देखिए पहले। मान लीजिए मैं आज 70 में बेच रहा हूं, तो 90 और 70 विच एवर इज लोअर, दैट इज 70 और मेरी एक्चुअल परचेस कॉस्ट विच एवर इज हायर विल बी माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 70 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर ली जाएगी। मान लीजिए मैंने 170 में बेचा होता, खरीदा था 50 रुपए में, मार्केट वैल्यू थी 90 रुपए, तो 90 रुपए और 170 विच एवर इज लोअर 90 और एक्चुअल परचेज विच एवर इज हायर 90 मेरे लिए लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इस पर मेरा कैपिटल गेन वर्कआउट किया जाएगा। ये वही कैपिटल गेन है दोस्तों जो कि लॉन्ग टर्म है, 112 ए में कवर्ड होता है, आपको याद होगा। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के ही केस में ये सेक्शन 55 टू ए से अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म में अप्लाई नहीं होता। हालांकि आज खरीदा हमने 2018 से पहले, आज बेचेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ही आएगा। याद रखिएगा 112 ए में 1 लाख से ऊपर जितना कैपिटल गेन होता है उसका 10% हमारा टैक्स लगता है। 112 ए का टैक्स रेट आपको याद है, वो अप्लाई करना हो तो 55 टू एसी लर्न कीजिए। इसके अलावा अब हम कहेंगे कि कैपिटल गेन में आप सेक्शन की बात अगर करें तो बाकी सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत गुड लक। इसके आगे हम दूसरे पॉडकास्ट में टॉपिक पीजीबीपी भी कवर करने वाले हैं, अदर सोर्सेज, टीडीएस, ये सारी चीजें भी हम कवर करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।